ओके चलिए तो शुरू करेंगे 11th स्टैंडर्ड फिजिक्स का एक नया चैप्टर जिसका नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन तो आप छोटे बच्चे थे तब से देखते आ रहे हो, पंखा गोल गोल, व्हील गोल गोल, अर्थ गोल गोल, तो ये सब चीजें घूमती रहती है, दे आर अल्टीमेटली कॉल्ड एज रोटेशनल मोशन। अब ये चैप्टर जो है ना वो दो पार्ट में है। कुछ ये लिखा हुआ है सिस्टम ऑफ पार्टिकल। अब ये क्या है भाई सिस्टम ऑफ पार्टिकल? तो अभी तक आपने जितना फिजिक्स पढ़ा ना 4 या 5 चैप्टर, उन सबके अंदर आप पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे, राइट। पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका खुद का डायमेंशन बाकी सारे डायमेंशन के कंपेयर में नेग्लिजिबल हो, तो उसे हम कहते थे पॉइंट्स ऑब्जेक्ट। उस पॉइंट ऑब्जेक्ट की मोशन हमने स्टडी की, पॉइंट ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेंगे वो हमने स्टडी किया। बट नेचुरली या रियल लाइफ में कोई ऑब्जेक्ट ऐसे पॉइंट ऑब्जेक्ट होते नहीं हैं। रियल लाइफ में तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होते हैं, एंड वी कैन कंसिडर के जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, जो बड़े ऑब्जेक्ट है, राइट, दे आर मेड अप ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स टुगेदर। तो जब बहुत सारे पार्टिकल जुड़ेंगे तब आपके एक्सटेंडेड बॉडी बनेंगे, राइट। तो यहाँ पे आपको एक्सटेंडेड बॉडीज के बारे में पढ़ना है जिसको हम कहेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल, और फिर हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द रोटेशनल मोशन, राइट। ओके तो चलिए बच्चों बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा, टिल नाउ वी हैव ओनली स्टडीड about motion of a point object, motion of a point object, right? But actually number of particles combined together to form extended object, राइट। तो हमें तो ना भाई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करना है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को स्टडी करना है, ठीक है। चलिए उसमें सबसे पहला एक कंसेप्ट मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज अ रिजिड बॉडी, राइट। स्टार्टिंग में यहाँ पे बहुत कुछ टाइम पास लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक में, हम फटाफट उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो निकालेंगे। रिजिड बॉडी का मतलब क्या है? रिजिड बॉडी मतलब ऐसा बॉडी जिसके अंदर जो पार्टिकल होंगे ना उसके बीच का डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगा। मतलब ऐसा बॉडी जो कभी डिफॉर्म नहीं होगा, जिसका शेप कभी चेंज नहीं होगा। कितना भी फोर्स अप्लाई कर लो उसका शेप चेंज होने वाला नहीं है, उसके पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो आप चेंज नहीं कर सकते हो। दैट बॉडीज आर कॉल्ड एज रिजिड बॉडी। एंड एक्चुअल लाइफ में कोई बॉडी रिजिड होता नहीं है, बिकॉज जब आप फोर्स अप्लाई करोगे तो कितना भी स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, थोड़ा बहुत वो डिफॉर्म हो ही जाता है, राइट। तो यहाँ पे एक आइडियल कंसेप्ट है रिजिड बॉडी जो हमें पूरे चैप्टर में कंसिडर करना है। दैट रिजिड बॉडी इज द बॉडी which is, again write body in which distance between any pair of particles remain unchanged. Distance between any pair of particle remain unchanged, that body we called as rigid body, right? Okay, or you can say the body which is undeformable, the body which is undeformable, जिसका शेप चेंज नहीं होगा अंडर एनी फोर्स, दैट बॉडी इज कॉल्ड एज रिजिड बॉडी। अब रिजिड बॉडी इंट्रोड्यूस करने का रीज़न ये है कि व्हेन द बॉडी इज रिजिड, राइट, तो अगर आपको पूरे बॉडी का डिस्कशन करना है ना मोशन का, तो आपको किसी भी एक पार्टिकल का डिस्कशन करो, बिकॉज पूरा बॉडी रिजिड है, तो एक पार्टिकल जैसे मूवमेंट करेगा वैसे ही सारे पार्टिकल साथ में जाने वाले हैं। तो ये आपको लॉजिक यूज करना है यहाँ पे कि द रिजिड बॉडी मोशन कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म ऑफ मोशन ऑफ एनी ऑफ इट्स पार्टिकल, राइट। तो वी कैन राइट हियर मोशन ऑफ रिजिड बॉडी कैन बी डिस्कस्ड in terms of motion of any of its particle, right। चलिए तो ये हो गया बच्चों आपका सबसे पहला कंसेप्ट, दैट इज द रिजिड बॉडी। ओके चलिए अब ये सवाल है कि रिजिड बॉडी किस किस टाइप के मोशन कर सकता है। तो मेनली भाई हमें एक टाइप का मोशन तो पढ़ लिखा है,
दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेटरी मोशन, जहाँ पे बॉडी सीधा 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 जाएगा, जो अभी तक आपने पढ़ा है, राइट। अब साथ में यहाँ पे हम एक और मोशन इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज द रोटेशनल मोशन। चलिए तो बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे क्या करना है हमें वो। ओके, सो टाइप्स ऑफ मोशन। Okay, so in this type of motion, the very first type of the motion is translatory motion, that is translatory motion। तो करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है भाई। ये आप स्लोप ले लो एक, और उस स्लोप के ऊपर से आप एक ऑब्जेक्ट को नीचे स्लाइड होने दो। तो सिंपल सी बात है, जब ये ऑब्जेक्ट स्लाइड होगा ना, तो इसके अंदर जितने भी पार्टिकल होंगे ना, उन सबका वेलोसिटी सेम होगा। अगर इसका वेलोसिटी v है ये पार्टिकल का, तो ये पार्टिकल का वेलोसिटी भी v होगा। ये पार्टिकल यहाँ पर है, उसका वेलोसिटी भी v होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होना है बच्चों, यहाँ पे हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी कैसा होगा, सेम होगा, एज अ ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग ट्रांसलेटरी मोशन, खाली सीधा सीधा ऐसे स्लाइड हो रहा है, राइट। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि फॉर ट्रांसलेटरी मोशन velocity of all particles, velocity of all particles are same। हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी सेम रहेगा, इसके अंदर जितने भी पार्टिकल होंगे। अब दूसरा आपको समझना बहुत ज़रूरी है, और जो दूसरा है ना बच्चों, दैट इज यू कैन से रोटेशनल मोशन, राइट। या मैं यहाँ पे पहले लिखूंगा रोलिंग मोशन। तो अगर यही आपका स्लोप है और उसके ऊपर से एक स्फीयर आपने छोड़ा, अब ये स्फीयर में दो चीज़ें होने वाला है। स्फीयर जो है वो नीचे तो आने ही वाला है, बट साथ साथ में वो घूमते घूमते नीचे आएगा ना। स्फीयर जो है वो रोल करते 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 नीचे आएगा, राइट। तो ओवरऑल स्फीयर आगे तो आने ही वाला है, मतलब यहाँ पे ट्रांसलेटरी मोशन तो है ही, बिकॉज पूरे का पूरा स्फीयर आगे तो आ ही रहा है, तो ट्रांसलेटरी मोशन तो है ही। बट यहाँ पे सारे पार्टिकल का वेलोसिटी सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल यहाँ पे होगा, राइट, देखना ध्यान से, जो पार्टिकल यहाँ पे होगा उसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि घूमते घूमते आ रहा है तो वेलोसिटी टेंजेंट के डायरेक्शन में होता है। जो पार्टिकल यहाँ पे होगा उसका वेलोसिटी इस तरफ होगा, राइट। सिमिलरली जो पार्टिकल यहाँ पे होगा उसका मोमेंटरी वेलोसिटी इस तरफ होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आप कह सकते हो कि फॉर रोलिंग ऑब्जेक्ट, फॉर रोलिंग ऑब्जेक्ट velocities of all particle are not same। इन फैक्ट यहाँ पे हो क्या रहा है, इन फैक्ट यू कैन से कि जो रोलिंग मोशन है ना, ये रोलिंग मोशन दो चीज़ों का बना हुआ है। एक तो ट्रांसलेटरी मोशन, ऑब्जेक्ट नीचे तो आने ही वाला है, और उसके साथ साथ में एक दूसरा मोशन भी हो रहा है, दैट मोशन इज कॉल्ड एज रोटेशनल मोशन। क्या है भाई, वो दूसरा जो मोशन है ना वो आपका है रोटेशनल मोशन, राइट। तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट रोल करेगा ना तो उसके पास ट्रांसलेटरी मोशन भी होगा और रोटेटरी मोशन भी होगा, और जब ऑब्जेक्ट रोटेट करता है तो सारे पार्टिकल का वेलोसिटी सेम होता नहीं है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग के वेलोसिटी के एरो अलग अलग डायरेक्शन में है, राइट। तो अब थोड़ा बहुत बात करते हैं प्योर रोटेशनल मोशन के बारे में, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द प्योर रोटेशनल मोशन। एक दो एग्जाम्पल समझेंगे, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा, राइट। तो सपोज आपके पास पंखा है घर पे, हाँ सपोज क्या होता ही है ना वो तो, ओके। अब कहना मत तीसरा ब्लेड कहाँ पर है, तीसरा ब्लेड जो है वो बना देता हूँ मैं। दैट्स अ फैन यू हैव, राइट। नाउ वी नो दैट कि ये पंखा जो है वो घूमने वाला है ऐसे, सो इट विल परफॉर्म द रोटेशनल मोशन, राइट। और पंखा कहाँ घूमेगा, पंखा घूमेगा अबाउट दिस एक्सिस, ये जो एक्सिस है उसका, इस एक्सिस के आजू बाजू पंखा घूमता रहेगा। तो जो एक्सिस के आजू बाजू रोटेशनल मोशन होता है ना, उस एक्सिस को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस एक्सिस को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या कहते हैं भाई, इसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ द रोटेशन, राइट। अब कई बार क्या होता है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है ना वो फिक्स होता है। कई बार एक्सिस ऑफ रोटेशन में एक पॉइंट जो है वो फिक्स होता है, दूसरा पॉइंट मूव कर सकता है, या कई बार पूरा एक्सिस ऑफ रोटेशन ही घूम सकता है या चेंज हो सकता है, राइट। ओके, तो उसके बारे में हम अभी बात करेंगे, अलग अलग केसेस कौन से हो सकते हैं रोटेशनल मोशन में वो, ठीक है। चलिए उसी तरह से अगर आप बात करोगे, दिस कॉल्ड एज अ पॉटर्स व्हील,
राइट, पॉटर्स व्हील देखा है ना आपको, घड़े घड़े वड़े बनाते हैं ना वो लोग। अ वेरी सिंपल थिंग, दिस इज वन काइंड ऑफ द रोटेटरी मोशन। इसके आजू बाजू ये घूमता रहेगा और वो हाथ से इसको शेप देता रहता है, जो भी आपका पॉटर होगा वो, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका रोटेशनल मोशन। तो हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं, हमने पहले डिस्कशन किया कि भाई सारे ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, राइट। बहुत सारे ऑब्जेक्ट या बहुत सारे पार्टिकल मिलके बड़ा ऑब्जेक्ट बनाते हैं, दैट इज एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, राइट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में अगर आप रिजिड बॉडी की बात करोगे तो ऐसा बॉडी जिसके दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता है, उसको हम कहते हैं रिजिड बॉडी। और पूरे चैप्टर में हम बॉडीज़ को रिजिड ही कंसिडर करने वाले हैं और हम रिजिड बॉडी के बारे में ही डिस्कशन करेंगे, राइट। क्योंकि फ़ायदा ये है कि रिजिड बॉडी में आप एक पार्टिकल के मोशन की बात करोगे तो ओवरऑल पूरे बॉडी का डिस्कशन आप हो जाएगा एक ही केस के अंदर, राइट। चलिए अब कौन कौन से टाइप के मोशन पॉसिबल है, तो पॉसिबल मोशन आर ट्रांसलेटरी मोशन, रोलिंग मोशन एंड रोटेशनल मोशन। दिस आर द पॉसिबल मोड्स ऑफ द रोटेशन, राइट। ओके, लेट्स कंसिडर कि रिजिड बॉडी किस तरह से रोटेशनल मोशन करेगा। ओके, तो एक सिंपल सा एग्जांपल कंसिडर करते हैं, रोटेशन ऑफ द रिजिड बॉडी। बहुत सिंपल है, हाँ, रोटेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। चलिए मान लेते हैं रिजिड बॉडी एकदम ऐसे कोई शेप का है, ओके, एंड दिस इज द एक्सिस अबाउट विच दिस रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग। ये एक्सिस के आजू बाजू आपका रिजिड बॉडी रोटेट कर रहा है। अब जब रिजिड बॉडी रोटेट करेगा ना तो उसके अंदर का हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। कैसे? सो इफ आई टॉक अबाउट दिस पार्टिकल इज द बॉडी इज रोटेटिंग, so this particle will definitely perform circular motion, right? और इस सर्कुलर मोशन का सेंटर कहाँ पे होगा? सेंटर होगा उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर। ये क्या है भाई? एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। सिमिलरली यहाँ पे कोई पार्टिकल है तो ये पार्टिकल भी कैसा होगा भाई? सर्कल में घूमता रहेगा, राइट। और उसका भी जो सर्कुलर मोशन का सेंटर है ना वो कहाँ पे होगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर होगा। सिमिलरली इफ यू टेक एनी ऑफ द पार्टिकल इट विल कीप परफॉर्मिंग द सर्कुलर मोशन, जिसका सेंटर कहाँ रहेगा? सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर रहेगा, राइट। बट अगर कोई पार्टिकल खुद एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर है तो वो क्या करेगा? अगर कोई पार्टिकल खुद एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर है तो उसका कोई मोशन होता नहीं है, दैट पार्टिकल विल रिमेन स्टेशनरी, राइट। वो पार्टिकल कैसा रहेगा? स्टेशनरी रहेगा। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि एवरी पार्टिकल ऑफ रोटेटिंग बॉडी, every particle of rotating body perform which motion? Circular motion। इसका सेंटर कहाँ पे होगा भाई? Having center at axis of rotation, having center at axis of rotation, राइट, ओके। और अगर कोई पार्टिकल खुद एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर है देन दैट पार्टिकल्स आर कंसिडर्ड स्टेशनरी, राइट। सो इफ पार्टिकल इज ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन, इट इज स्टेशनरी बिकॉज वो तो घूमना नहीं है। दिस इज अ वेरी 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 बेसिक काइंड ऑफ द एक्सप्लेनेशन यू कैन से, राइट, कि कोई भी रिजिड बॉडी जब घूमेगा तो उसके अंदर जितने भी पार्टिकल होंगे ना वो सब सर्कल में मोशन करेंगे और सबके सर्कुलर मोशन का सेंटर एक ही लाइन के ऊपर होगा एंड दैट लाइन इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या है भाई? ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। चलिए अब आगे आपको दिया हुआ है एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है ना वो कई बार फिक्स होता है। जैसे कि अगर आप सीलिंग फैन की बात करोगे उसमें आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स है, वो कहीं नहीं जाता है। बट इफ यू टॉक अबाउट द टॉप, अगर आप टॉप की बात करोगे ना, सो व्हेन द टॉप रोटेट उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स नहीं होता है, राइट। उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन का एक ही पॉइंट ऐसा होगा जो फिक्स होगा। जैसे कि देखो, दैट वर्ड इज पर्टिकुलरली कॉल्ड एज प्रिसीशन। प्रिसीशन का मतलब है मोशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, motion of axis of rotation, right, in a vertical, motion of axis of rotation in vertical plane, motion of axis of rotation in vertical plane। चलिए समझिए, आपका टॉप है ना, छोटे थे जब खेले थे ना आप लोग। अब ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अभी इट इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस,
राइट। अब होगा क्या, ये टॉप जब घूमेगा ना, आपको पता ही होगा, राइट, तब वो ऐसे ऐसे झूलते झूलते घूमेगा। देखिए ये अगर टॉप है ना, तो ये ऐसे झूलते झूलते घूमता रहेगा, है ना, घूमता भी रहेगा और उसका एक्सिस ऐसे मूव होता रहेगा। और ये जो एक्सिस मूव हो रहा है ना उसका, दैट इज कॉल्ड एज प्रिसीजन। और उस एक्सिस का एक पॉइंट जो है ना, ये वाला पॉइंट, वो कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा। एक पॉइंट फिक्स रहेगा और बाकी एक्सिस जो है वो घूमता रहेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे खाली एक ही पॉइंट जो है ना वो कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा। दिस इज द फिक्स पॉइंट, राइट। और बाकी आपका जो कोन है ना, वो किस क्या, जो आपका टॉप है ना, वो उसका एक्सिस इस तरह से कोन बनाएगा, राइट। टॉप का जो एक्सिस है ना वो क्या बनाएगा, इस तरह से कोन बनाएगा, राइट। टॉप का जो एक्सिस है वो इस तरह से एक कोन जनरेट करेगा घूमते घूमते। दिस इज द कोन जनरेटेड बाय द एक्सिस। क्या है भाई ये आपका, ये है कोन जनरेटेड बाय द एक्सिस, है ना, ओके। चलिए इसी तरह से जब आप बात करोगे टेबल फैन के बारे में, अब टेबल फैन में ड्रॉ करूंगा, देखो सिंपल सा ड्रॉ करेंगे, हाँ भाई, इतना कोई खतरनाक नहीं बनाना है आपको, ओके। लेट्स से इट इज द टेबल फैन। अब ये टेबल फैन जो है ना वो घूमने वाला है, डेफिनेटली ऐसे ऐसे घूमेगा वो, राइट। तो ये हो गया उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या है इसका, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। और आपको पता होगा टेबल फैन जो है ना वो ऐसे चारों तरफ हवा फेंक सकता है घूम घूम के, है ना, राइट। मतलब उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना वो फिक्स नहीं होता है, उसका भी एक्सिस ऑफ रोटेशन एक तरफ एक पॉइंट पे फिक्स होगा और दूसरा पॉइंट ऐसे घूमता रहेगा उसका भी, है ना, और चारों तरफ वो हवा फैलाएगा, राइट। तो यू कैन से दिस इज द एक्सिस अबाउट विच दिस एक्सिस विल रोटेट। समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये वर्टिकल एक्सिस है और ये सपोज आपका पंखा है। कहाँ है पंखा, ये पंखे कैप है ना, कैप आगे का, वो पंखे का ब्लेड्स है, राइट। तो ब्लेड घूमता जा रहा है इधर ऐसे ऐसे, तो दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, बिकॉज अबाउट दिस एक्सिस योर ब्लेड्स आर रोटेटिंग। और जो एक्सिस है ना वो खुद ऐसे रोटेट कर रहा है, एक्सिस खुद ऐसे रोटेट कर रहा है। तो एक्सिस इज रोटेटिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सिस। ये वर्टिकल एक्सिस के आजू बाजू, ये वर्टिकल एक्सिस के आजू बाजू आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन घूम रहा है, तो इसे हम कहेंगे एक्सिस ऑफ ऑसिलेशन। क्या कहेंगे भाई इसको, हम कहेंगे एक्सिस ऑफ द ऑसिलेशन। दिस इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ द ऑसिलेशन, राइट, ओके। चलिए तो इन दोनों केस के अंदर देखो यहाँ पे क्या है, आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है ना वो फिक्स है। सिमिलरली यहाँ पे भी ये जो पॉइंट होगा ना वो कैसा होगा, फिक्स पॉइंट होगा। ये पॉइंट कैसा होगा, फिक्स होगा, और एक्सिस के बाकी के पॉइंट जो है ना वो ऐसे घूमते रहेंगे, राइट। और चारों तरफ आपकी हवा फैलाने वाले हैं ये, ओके। चलिए फटाफट इसको स्क्रीनशॉट मारिए सब लोग। चलिए अब आपको टेक्स्ट बुक के अंदर एक और एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर मैं ये मार्कर को फेंकूं और अगर ये मार्कर फेंकने पे ऐसे ऐसे ही आगे जाए, देखिए इसी तरह से, तो दिस इज अ प्योर ट्रांसलेटरी मोशन। कैसा मोशन है भाई ये आपका है प्योर ट्रांसलेटरी मोशन। बट एक्चुअल में जब आप मार्कर को फेंकोगे ना तो मार्कर जो है ना वैसे घूमते घूमते आगे जाएगा, टा टा। So this is a combination of the translatory as well as rotatory motion, ओके। समझ रहे हो आप, ओके। तो ऐसा एक एग्जांपल दिया हुआ है जो यहाँ पे कोई डिस्कस करने का इतना मतलब नहीं है। अगर आपने ऑब्जेक्ट को फेंका और ऑब्जेक्ट घूमे बिना आगे जा रहा है ऐसे, तो उसे आप कहोगे ट्रांसलेटरी मोशन, राइट, ओनली ट्रांसलेटरी, रोटेशन कुछ नहीं हो रहा है। बट अगर आपने ऑब्जेक्ट को फेंका और ऑब्जेक्ट जैसे घूमते 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 आगे जा रहा है, तो उसे आप कहोगे ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी, ओके। तो अब मैं एक चीज कंक्लूड कर दूंगा फाइनली, फॉर रिजिड बॉडी, इफ इट्स अ केस ऑफ रिजिड बॉडी, अगर रिजिड बॉडी को आपने पिवोट नहीं किया है, राइट, पिवोट का मतलब है अगर उसका कोई भी एक पॉइंट आपने अगर फिक्स नहीं किया है, राइट, तो दैट पार्टिकल आइदर परफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन और इट परफॉर्म रोटेटरी मोशन। बट जैसे ही आप रिजिड बॉडी का कोई भी एक पॉइंट फिक्स कर दोगे ना, अब वो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कर सकता है, इट हैज ओनली वन चॉइस, इट कैन ओनली परफॉर्म रोटेटरी मोशन। अगर आपने उसको पिवोट कर दिया या कोई भी एक पॉइंट आपने फिक्स कर दिया, अब उसके पास खाली घूमने के सिवाय और कोई ऑप्शन नहीं है, आगे पीछे तो जाएगा नहीं, बिकॉज ये तो फिक्स हो चुका है, राइट। तो अगर आपके पास रिजिड बॉडी है और उस रिजिड बॉडी के अंदर इफ एनी वन पॉइंट इज पिवोटेड, पिवोटेड का मतलब है फिक्स्ड, अगर कोई भी एक पॉइंट फिक्स कर दिया ना तो खेल खत्म, इट कैन परफॉर्म ओनली रोटेटरी मोशन,
अभी वो आगे पीछे नहीं जा पाएगा ना, इट विल परफॉर्म ओनली रोटेटरी मोशन। बट अगर इफ इट इज नॉट पिवोटेड, if it is not pivoted or any of the point is not fixed, any of its point is not fixed, right, तो उसके पास चॉइस है, either it can perform translatory motion or it can be combined translatory plus rotatory, राइट, कंबाइंड मोशन कर सकता है वो ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी, राइट। चलिए तो इतना हो गया आपका डिस्कशन कि रिजिड बॉडी क्या होता है और रिजिड बॉडी में कितने टाइप के मोशन होते हैं। तो रिजिड बॉडी आपको पता चल चुका है, ऐसा बॉडी जिसका डिफॉर्मेशन नहीं होगा, राइट, दैट इज कॉल्ड एज ए रिजिड बॉडी। दो टाइप के मोशन होंगे, ट्रांसलेटरी मतलब सीधा आगे पीछे, दूसरा होगा रोटेटरी, घूम भी सकता है वो। एक पॉइंट अगर आपने फिक्स कर दिया तो घूमने के सिवाय कोई चॉइस बचा नहीं है, तो इट विल ओनली परफॉर्म रोटेटरी मोशन, ये वाला। अगर एक भी पॉइंट फिक्स नहीं है तो भाई आगे पीछे भी जा सकता है और घूमते घूमते भी जा सकता है, तो इट कैन ओनली हैव ट्रांसलेटरी और इट कैन हैव दिस कॉम्बिनेशन, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जब आपको सिस्टम ऑफ पार्टिकल का बात करना होता है ना, बिकॉज इन एंटायर टॉपिक वी आर टॉकिंग अबाउट द रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी विल कंटेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, राइट, एंड इफ यू वांट टू डिस्कस द मोशन ऑफ द रिजिड बॉडी, यू आर नेवर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोशन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल, है ना। कितने सारे पार्टिकल होंगे रिजिड बॉडी में, कितने पार्टिकल का डिस्कशन करोगे भाई आप, है ना। तो इससे बेटर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम एक टर्म डिफाइन करेंगे जिसको कहते हैं सेंटर ऑफ मास। क्या कहते हैं भाई इसको, सेंटर ऑफ मास कहते हैं। और आगे का पूरा डिस्कशन जो है ना वो सेंटर ऑफ मास के ऊपर होने वाला है, राइट। तो मैं एक छोटा सा चीज लिखूंगा कि मोशन ऑफ रिजिड बॉडी इज discussed on the basis of motion of, चलिए पहला हीरो आ गया इस पिक्चर का, हाँ बहुत सारे हीरो है इस पिक्चर में, तो सेंटर ऑफ मास, राइट। तो रिजिड बॉडी का स्टडी करना है ना, तो पहले आपको इसको समझना पड़ेगा कि भाई सेंटर ऑफ मास क्या है। आपको पता है रामायण के अंदर राम ने रावण को कहाँ पे तीर मारा था, आपको पता होगा रामायण में राम ने रावण को तीर मारा था नाभि पे, यहाँ पे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पूरे बॉडी का जो सेंटर है ना वो ये नाभि है, राइट। इसीलिए विभीषण ने कहा था राम को कि भाई इसको नाभि पे तीर मारो तभी ये मरेगा, है ना। तो इसी तरह से हर एक रिजिड बॉडी को अपना खुद का सेंटर होता है, राइट। तो वही सेंटर हम डिस्कशन करेंगे एंड दैट इज द सेंटर ऑफ मास। चलिए इसको फटाफट कॉपी करिए क्विकली। चलिए तो बात करेंगे रिजिड बॉडी के नाभि के बारे में जिसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। चलिए लाला शुरू करते हैं। सेंटर ऑफ मास, राइट। तो सेंटर ऑफ मास का मतलब होता है ऐसा पॉइंट जहां पे आप एज्यूम कर सकते हो कि पूरे रिजिड बॉडी का मास एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट है। क्या ऐसा पॉइंट, on that point we can consider the total mass of rigid body is concentrated, that point is called as center of mass, right। तो center of mass का basic definition आपको कहीं नहीं मिलेगा, you can define this as the point where entire mass of rigid body, entire mass of rigid body is assumed to be concentrated, it is assumed to be concentrated, it may be inside or outside the body, it may be inside or outside the body। चलिए now let's see the example, okay। suppose this is a coordinate system, you have two particles in your system। अभी आपको एक पार्टिकल की तो बात ही नहीं करनी है, वी आर टॉकिंग अबाउट द सिस्टम ऑफ पार्टिकल। शुरू करते हैं दो पार्टिकल से। मान लो यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसका मास है m1, यहाँ पे एक और पार्टिकल है जिसका मास है m2। दो पार्टिकल का बना हुआ सिस्टम है। लेट्स से पहले पार्टिकल का ओरिजिन से डिस्टेंस है x1 और दूसरे पार्टिकल का ओरिजिन से डिस्टेंस है x2। तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास, सपोज मान लो कि इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, दिस इज द सेंटर ऑफ मास, राइट। इसका मतलब ये है कि ये बॉडी इस तरह से एज्यूम, या ये दोनों बॉडी का जो सिस्टम बना ना वो इस तरह से बिहेव करेगा जैसे कि पूरा मास यहाँ पर है,
राइट। तो ये सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट मान लो अगर x है, तो इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये कहता है कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास x इज इक्वल टू, कुछ नहीं करना है भाई, m1 का कोऑर्डिनेट है x1, पुट m1 x1 प्लस m2 का कोऑर्डिनेट है x2, पुट m2 x2 डिवाइड बाय टोटल मास जितना भी है सिस्टम के अंदर। दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, राइट। व्हाट इफ देयर आर 3 पार्टिकल्स, तो एक और टर्म आएगा m3x3, नीचे भी एक और टर्म आएगा m। व्हाट इफ देयर आर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो यू कैन राइट फॉर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ सिस्टम, 2 पार्टिकल थोड़ी होंगे सिस्टम में, तो पॉसिबल है बहुत सारे पार्टिकल हो। सो इफ देयर इज n नंबर ऑफ पार्टिकल इन अ सिस्टम, डरना क्या है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा उसको आप लिखो, पहले का m1 x1 मुन्ना, दूसरे का m2 x2, तीसरे का m3 x3, इस तरह से आगे जाते जाओ, आखिर में आएगा mn xn, लास्ट पार्टिकल ना, mn xn डिवाइड बाई नीचे सबका मास प्लस करो भाई, m1 m2 m3 जाने दो अप टू mn, है कि नहीं। जितने भी पार्टिकल है आपको इस तरह से ऐड करते जाना है। तो इसको आप सिंपल वे में भी लिख सकते हो बच्चों, समेशन के फॉर्म में, दैट इज समेशन ऑफ mi xi i इक्वल टू 1 to n, समेशन ऑफ mi xi, i का वैल्यू 1 से n तक रखते जाओ और प्लस करते जाओ, और नीचे आपको क्या करना है, समेशन करना है मास का, नीचे आपको मास का समेशन करना रहेगा, राइट। चलिए ओके, ये तो हो गया बच्चों 1 डायमेंशन में। नाउ व्हाट इफ योर सिस्टम इज इन 2 डायमेंशन, व्हाट इफ योर सिस्टम इज इन 2 डायमेंशन, तो कोई बात नहीं, अगर 2 डायमेंशन में है तो 2 कोऑर्डिनेट आएंगे, x कोऑर्डिनेट भी आएगा, y कोऑर्डिनेट भी आएगा, तो डरने की क्या बात है। चलो बताता हूँ। सपोज इट इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक मास यहाँ पर है, इसका कोऑर्डिनेट है सपोज x1 y1, एक मास यहाँ पर है, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, एक मास यहाँ पर है। नाउ यू कैन सी दिस फिगर इज इन 2 डायमेंशन, है ना। ओके तो कोई डरने की टेंशन, कोई टेंशन लेने का नहीं है आपने को। यहाँ पे आपके सेंटर ऑफ मास के भी 2 कोऑर्डिनेट होंगे, चलो मान लो ये आपका सेंटर ऑफ मास है यहाँ पे सपोज, तो सेंटर ऑफ मास के भी 2 कोऑर्डिनेट होंगे x एंड y, तो क्या करेंगे, तो x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो सबका x कोऑर्डिनेट ले लो, खाली सबका x कोऑर्डिनेट ले लो, m1 x1 m2 x2 m3 x3 डिवाइड बाय टोटल मास, समझे लाला। ओके सिमिलरली y कोऑर्डिनेट, तो सबका y कोऑर्डिनेट लेके काम करो, m1 y1 m2 y2 m3 y3, है ना, डिवाइड बाय टोटल मासा m1 m2 m3। ओके अगर 3 डायमेंशन फिगर है तो z कोऑर्डिनेट भी आएगा, तो मैं z कोऑर्डिनेट भी ऐड कर लूंगा यहाँ पे, z c m, दैट इज m1 z1 m2 z2 m3 z3 डिवाइड बाय टोटल मास, सिंपल एकदम। ओके तो इस तरह से आप सेंटर ऑफ मास को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट मारेंगे सब लोग, फिर आगे बढ़ने की तैयारी करेंगे जल्दी जल्दी। यू हैव टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑन द काउंट ऑफ 3 3 2 1, टाइम अप। ओके आप ऐसे तीन फिंगर से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मोस्ट ऑफ द फोन में ऐसे 3 फिंगर स्क्रॉल करोगे ना तो स्क्रीनशॉट होता है, मोस्ट ऑफ द फोन में ऐसा होता है, MI में तो होता है, वीवो में भी होता है, मेरे पास यही 2 फ़ोन है तो मुझे इसका पता है, बाकी का पता नहीं। आईफोन में नहीं होता होगा क्योंकि आईफोन वाले सिंपल काम सिंपल तरीके से नहीं करने देते, है ना। चलिए ओके आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी। ओके नाउ व्हाट इफ योर सिस्टम इज इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन की तो बात हो गई, अगर वेक्टर फॉर्म में है तो कोई बात नहीं, बताता हूँ वेक्टर फॉर्म में क्या करना है। चलिए सपोज ये एक मास है m1, अब इसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है r1, दूसरा मास है m2, इसका पोजीशन वेक्टर दिया है r2, तीसरा मास है m3, इसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है r3। चलो सपोज ये आपका सेंटर ऑफ मास है, और सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है लेट्स से इट इज RCM, सेंटर ऑफ मास का है ना, तो लेट्स कॉल इट एज RCM। तो यहाँ पे आपका RCM क्या होगा भाई, तो कुछ नहीं, एक ही जैसा फॉर्मूला है भाई, m1 इंटू पहले का वेक्टर है r1, m2 इंटू दूसरे का वेक्टर है r2, m3 इंटू तीसरे का वेक्टर है r3, और हो तो और जाने दो आगे, डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस 4 जाने दो आगे, है ना, सिंपल एकदम मामू जैसा। ओके चलिए अब ये तो हो गया डिस्क्रीट मासेस, इसे कहते हैं डिस्क्रीट मासेस जहाँ पे अलग अलग मासेस है। व्हाट इफ इट इज अ कंटिन्यूस बॉडी, व्हाट इफ इट इज अ कंटिन्यूस बॉडी एंड यू वांट टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास। चलिए तो बता देता हूँ वो भी क्या करना है।
अब अगर मान लो कि भाई आपके पास कंटिन्यूअस बॉडी है, और यू कैन से कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे कि स्फीयर है, राइट, या कोई रॉड है, तो उस केसेस में क्या करोगे? कुछ नहीं करना है। देखो ये आपका एक्सिस है, सपोज 3D लेता हूँ मैं, 3D, और ऐसे कोई आपका रिजिड बॉडी है, देखो अब इसका आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो क्या करेंगे? डरने का नहीं, बिल्कुल नहीं डरने का, आराम से काम करने का, हो जाएगा आपका काम। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? इस बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करोगे, करने नहीं है बट एज्यूम करना है कि हमने बॉडी का एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पे ले लिया, इसका मास है dm और उसका पोजीशन वेक्टर है r। क्या है भाई? उसका पोजीशन वेक्टर r है, राइट। तो हम क्या करेंगे? पूरे बॉडी को एज्यूम करेंगे कि छोटे 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 टुकड़ों को जुड़ के बना हुआ है ये, राइट, ओके, छोटे छोटे टुकड़े के जुड़ने से ये बना हुआ है। दिस इज व्हाट वी विल एज्यूम, ओके, एंड वी कैन राइट हियर द सेंटर ऑफ मास इक्वल टू RCM इज इक्वल टू, तो देखो पहला टुकड़ा का मास है dm, तो उसको मैं लिखूंगा dm इंटू r। क्या लिखा भाई? उसको मैंने लिखा dm इंटू r। क्या लिखा मैंने उसको? मैंने उसका लिखा है dm इंटू r। अब इस तरह से तो आपके बहुत सारे पार्टिकल होंगे, एक ही थोड़ी होगा ऐसा dm, छोटे छोटे कितने सारे टुकड़े को जोड़ना पड़ेगा आपको, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया। तो जब ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़े को आप जोड़ोगे ना, राइट, जैसे आप छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़े को जोड़ोगे तो आपका ये जो टर्म है ना वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई? ये आपका कन्वर्ट हो जाने वाला है इंटीग्रेशन में, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू r डिवाइड बाई, नीचे क्या होता है भाई? सारे मास को प्लस करोगे, dm 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 प्लस करो, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dm, राइट। एंड इंटीग्रेशन ऑफ dm, जब ये सारे छोटे के टुकड़े को आप जोड़ दोगे तो पूरा मास बन जाएगा। लेट्स से पूरा मास है कैपिटल M, तो जब ये छुटके सारे टुकड़े को जोड़ोगे तो आपको ये dm की इंटीग्रेशन की जगह आप लिख सकते हो टोटल मास। क्या लिख सकते हैं भाई? आप टोटल मास लिख सकते हैं, ओके। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है सेंटर ऑफ मास को फाइंड करने की। आई विल राइट इट हियर, इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू r डिवाइड बाई m। अब कई बार क्या होता है पता है? कई बार जानबूझ के हम सेंटर ऑफ मास को ना ओरिजिन पे लेते हैं, इससे आपको फायदा होगा। क्या फायदा होगा बताता हूं। इफ सेंटर ऑफ मास इज एट ओरिजिन, सेंटर ऑफ मास को अगर आपने ओरिजिन पे ले लिया ना तो आपका RCM का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। RCM क्या हो जाएगा? 0, बिकॉज वो ओरिजिन के ऊपर है। सो इफ दिस RCM बिकम 0 तो डेफिनेटली ये dm इंटू r क्या हो जाएगा आपका? dm इंटू r क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। और यू कैन राइट mi/ri का जो समेशन होगा ना दैट इज गोइंग टू बी 0, राइट, बिकॉज अगर आपने सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन पे ले लिया तो ये 0 हो गया। डेफिनेटली अगर ये 0 है तो इसको 0 होना पड़ेगा, राइट। तो दैट इज यू कैन से इंटीग्रेशन या समेशन ऑफ mi इंटू ri इज 0। दैट मीन्स यू कैन राइट m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3, ये सबका जो समेशन होगा ना दैट समेशन इज गोइंग टू बी 0। कब? इफ द सेंटर ऑफ मास इज कंसिडर्ड एट ओरिजिन। अगर सेंटर ऑफ मास ओरिजिन के ऊपर है तब आपको ये काम करना रहेगा। गॉट इट? समझ आया इतना आपको? ओके, चलिए कॉपी करेंगे इसको क्विकली, फिर एक एग्जांपल मैं आपको कराऊंगा। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ सम व्हाट यू कैन से कॉमनली यूज शेप। अगर कॉमनली यूज शेप है कोई, राइट, तो इफ यू हैव अ स्फीयर, तो स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? एग्जैक्टली उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर के ऊपर। इफ इट इज अ केस ऑफ अ रेक्टेंगल, उसका सेंटर ऑफ मास भी कहाँ पे होगा? एग्जैक्टली उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, बिकॉज मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट, ओके। इफ इट्स अ केस ऑफ अ रिंग, अब रिंग का सेंटर ऑफ मास जो है ना वो रिंग के बाहर होगा, मतलब इट इज समवेयर इन द सेंटर, इट इज आउटसाइड द बॉडी। बॉडी तो इतना ही है रिंग का, बट द सेंटर ऑफ मास इज आउटसाइड द बॉडी, राइट। सिमिलरली इफ इट इज अ ट्रायंगुलर लेमिना, तो ट्रायंगुलर लेमिना का सेंटर ऑफ मास जो है ना तीनों के तीनों मीडियन का जो मिड पॉइंट होगा ना उसके ऊपर होगा। तीनों के तीनों मीडियन का जो मिड पॉइंट है वहां पे आएगा आपका सेंटर ऑफ मास फॉर द ट्रायंगुलर लेमिना, राइट। दैट इज द सेंटर ऑफ द मीडियंस, राइट, ओके। चलिए, इट इज अ केस ऑफ अ क्यूब, तो क्यूब का सेंटर ऑफ मास होगा उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर के ऊपर। अब क्यूब का ज्योमेट्रिकल सेंटर कहाँ पे आता है बताऊँ आपको? देखो, अगर क्यूब को पूरा कंप्लीट करोगे ऐसे होगा। क्यूब के दो डायगोनल कहाँ से आएंगे? तो एक डायगोनल ये होगा क्यूब का और दूसरा डायगोनल ये होगा। तो ये दोनों डायगोनल का जो मीटिंग पॉइंट है ना दैट इज योर सेंटर ऑफ मास। मतलब रूम जो है ना उसका एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट,
पूरे रूम का जो एग्जैक्टली सेंटर है ना, दैट इज योर सेंटर ऑफ मास फॉर द क्यूब, राइट, जहाँ पे उसके दो डायगोनल मिलेंगे। ओके चलिए, ये तो हो गया अबाउट द बेसिक शेप, राइट। अब रॉड के बारे में बात करते हैं। रॉड कहाँ गया? रॉड है अगर नॉर्मल यूनिफॉर्म अगर है रॉड, तो फिर उसका आपको यहाँ पे मिलेगा सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर, इफ इट इज यूनिफॉर्म, इफ इट्स अ यूनिफॉर्म रॉड, राइट। अब एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, एंड क्वेश्चन ऐसा है, इफ मास is distributed according to let's say m is equal to ax, let's write 2x plus 3. Mass is distributed according to this formula, that is 2x plus 3, where x is ranging from 0 to 4. Find center of mass. Find the center of mass. अब यहाँ पे आप देखो तो आपको मास के डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला दिया हुआ है, मतलब मास जो है ना वो वेरी हो रहा है डिस्टेंस के साथ। डिस्टेंस के साथ आपका जो मास है वो क्या हो रहा है? वेरी हो रहा है। कोई नहीं, हम सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो हमें आता है। तो हमें जो फॉर्मूला आता है बाय सेंटर ऑफ मास का, दैट फॉर्मूला इज center of mass is equal to integration of dm into r divided by integration of the dm। यहाँ पे आपको दे दिया होगा, let's say the total mass is given, maybe some data is missing in this question। मैंने ऐसे क्वेश्चन बनाने का कोशिश किया है, but what I feel is some data is missing somewhere, right, because we'll not get the total mass here। ओके लेट्स, चलो छोड़ो इसको। ओके जब हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ना, उसके अंदर ऐसे न्यूमेरिकल्स आएंगे तब हम इसको सॉल्व करेंगे, राइट। ओके चलिए कोई नहीं, टेक्स्ट बुक का एग्जांपल करते हैं। और टेक्स्ट बुक का एग्जांपल कुछ ऐसा है कि देयर आर 3 ऑब्जेक्ट्स, ओके, एंड दे आर एट द कॉर्नर्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। The center of mass of 3 particles at the vertices of an equilateral triangle। 3 मास आप देख पा रहे हो। पहला मास है आपका m1, नाम दे दो इसको, that is 100 ग्राम। इसको नाम दे दो m2, that is 150 ग्राम। इसको नाम दे देते हैं m3, that is 200 ग्राम, राइट। चलिए, ईच साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल 0.5 मीटर। तो साइड आपको दिया हुआ है इक्विलेटरल का 0.5 मीटर। यू हैव टू फाइंड द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इन तीनों का मिला के सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? कोई बात नहीं, चलिए लेट्स सॉल्व इट आउट। वेयर इज द सेंटर ऑफ मास? तो सबसे पहले मेरा फर्स्ट मास है 100 ग्राम, उसका पोजीशन वेक्टर क्या है? तो वो तो ओरिजिन के ऊपर है, पहला मास तो ओरिजिन के ऊपर है, तो उसका पोजीशन तो क्या है भाई? 0 0 है। तो R1 क्या है आपका? 0 0 है, ओरिजिन। दूसरा मास चेक करो भाई, दूसरा मास है आपका M2, दैट इज 150 ग्राम। उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? तो ध्यान से देखो, दूसरा मास जो है ना वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, कितना दूर? 0.5 मीटर। वो एक्स एक्सिस के ऊपर 0.5 मीटर डिस्टेंस के ऊपर है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा 0.5 और वाई कोऑर्डिनेट होगा 0, क्योंकि वाई तो है ही नहीं, उसका पॉइंट तो कहाँ पर है? एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, तो वाई कोऑर्डिनेट इज गोइंग टू बी 0। तो दिस इज गोना बी 0.5 एंड 0, दिस ऑल थिंग्स आर इन मीटर। तीसरे मास पे चलते हैं, देखो ध्यान से। तीसरा मास है आपका M3 इक्वल टू 200 ग्राम। अब उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? कोई बात नहीं, अभी निकल जाएगा आराम से। लेट्स सी। तो ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दिस एंगल इज गोइंग टू बी 60 डिग्री, राइट। ये आपका वेक्टर बनेगा और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 0.5 है। ये वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड कितना है भाई? 0.5 है। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज 0.5। तो उसका x एंड y कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो हमने पढ़ाई है, उसका x कोऑर्डिनेट होगा 0.5 cos 60 और उसका y कोऑर्डिनेट होगा 0.5 sin 60, है ना, राइट। ये आपका वेक्टर है, x एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है बच्चों? मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा? मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। वेरी सिंपल। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका 0.5 cos 60 इज 1/2, 0.5 sin 60 is √3/2, this is
0.25 and 0.25 root 3 meter. Now I have all the things R1, R2, R3, M1, M2, M3. I will use a simple formula. Center of mass M1, R1, 3 पार्टिकल है ना, तो M2, R2, M3, R3 डिवाइड बाई टोटल मास. एज देर आर 3 पार्टिकल वी विल डू इट लाइक दिस, राइट. चलिए M1 क्या है भाई 100 है, उसका पोजीशन वेक्टर है 0 0. M2 है 150, पोजीशन वेक्टर है 0.50. M3 है आपका 200, पोजीशन वेक्टर है 0.25 एंड 0.25 रूट 3 डिवाइड बाई नीचे आ जाएगा टोटल मास. टोटल मास है आपका 100 प्लस 150 प्लस 200, दैट्स अ टोटल मास, राइट. ये क्या है भाई आपका, ये है आपका टोटल मास. चलिए आप क्या करेंगे, आप तो कैलकुलेशन. चलिए पहले एक्स कोऑर्डिनेट निकालिए. 100 इंटू 0 इज 100, 150 इंटू 0.5 दैट इज 75. देखो मैं एक्स कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ, दिस इज 0 पहले का एक्स कोऑर्डिनेट प्लस दूसरे का एक्स कोऑर्डिनेट 150 इंटू 0.5 दैट इज 0.75 प्लस तीसरे का एक्स कोऑर्डिनेट 200 इंटू 0.25, 200 इंटू 0.25 इज 50. ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट. नाउ वाई कोऑर्डिनेट 100 इंटू 0 इज 0, 150 इंटू 0 इज 0, 200 इंटू 0.25 इंटू रूट 3, 200 इंटू 0.25 इज 50 रूट 3. ओके, डिवाइड बाय टोटल मास हो जाएगा आपका प्लस करने पे 300, 400, 450, 450, राइट. चलिए लेट्स एड इट अप एंड देन वी जस्ट नीड टू सिंप्लीफाई दिस. इसको एड अप करके हमको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है. चलिए ये हो जाएगा आपका, ओके ये 75 रहेगा ना, 0.75 क्यों किया मैंने. 75 प्लस 50 इज 125. दिस इज 50 रूट 3, 50 रूट 3 का वैल्यू. कैल्सी बेटा इधर आ गई, बंद है ये तो. दूसरा कैल्सी कहाँ पर है, ये रहा. चलो 150 इंटू रूट 3, चलिए ये आ रहा है आपका 259. ओहो, डिवाइड बाई नीचे कितना है 450. चलो दोनों को 450 से डिवाइड करो, दोनों को 450 से डिवाइड करो तो y कोऑर्डिनेट आएगा आपका 0.577 और x कोऑर्डिनेट आएगा आपका 0.277. दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द गिवन लैमिना. ये हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ मास ऑफ द गिवन लैमिना, राइट. ओके, बस इस तरह से आपको तीनों मास लिखना है, तीनों के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं और फिर आप सिंपल फॉर्मूला में रख दोगे, आपको सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा. चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट मारिए इसका क्विकली. ओके, वाई कोऑर्डिनेट में सीरियसली एक गड़बड़ हो गया था. 50 इंटू रूट 3 इज 86.6. आई वाज थिंकिंग दैट कि सेंटर ऑफ मास 0.5 के ऊपर कैसे जा सकता है. ओके, डिवाइड करेंगे 86.6 को बाय 450 दैट इज 1.192 मीटर. आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा. दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द पर्टिकुलर क्वेश्चन. चलिए बच्चा ऐसा ही एक और लेमिना करेंगे हम. सिंपली है, चलिए आपको फाइंड करना है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ ट्रायंगुलर लेमिना. लेट्स डू इट. ट्रायंगुलर लेमिना का कैसे करेंगे. सो लेट्स से दिस इज अ ट्रायंगुलर लेमिना. इसका अगर आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एज्यूम दैट के इस लेमिना को हम इस तरह से छोटी छोटी पट्टियों में डिवाइड कर देते हैं. इट्स अ क्वाइट सिंपल थिंग. तो जो पहला पट्टी दिख रहा है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, एग्जैक्टली उसके सेंटर पे होगा. जो दूसरा पट्टी दिख रहा है उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे होगा. तीसरे पट्टी का उसके सेंटर पे होगा. चौथे पट्टी का इसके ऊपर होगा. पांचवे का इसके ऊपर. छठे का इसके ऊपर. तो इस तरह से आपका सेंटर ऑफ मास जो है वो इस लाइन के ऊपर आने वाला है, राइट. सेंटर ऑफ मास आपका इस लाइन के ऊपर आने वाला है. अब आप क्या एज्यूम करोगे, अब आप एज्यूम करोगे कि चलो मान लो पट्टी, अब जिस ट्राइंगल को इस तरह से अपने स्ट्रिप बनाते हैं पैरेलल टू दिस वन, तो ये स्ट्रिप का सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली इसके सेंटर में होगा. इसका यहाँ पे होगा, इसका यहाँ पे होगा, इसका यहाँ पे होगा, इसका यहाँ पे होगा. मतलब जो सेंटर ऑफ मास है ना वो इस लाइन के ऊपर भी होना चाहिए, है ना. अब इसी तरह से आप ऐसे भी लाइन बना सकते हो, उसके भी सेंटर आप ले सकते हो, है. तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज अ मीडियन. क्या कहते हैं भाई इसको, ट्राइंगल का मीडियन कहते हैं, राइट. ये भी क्या है, मीडियन है, राइट. तो सारे मीडियन जहाँ पे मिलेंगे ना वहाँ पे होगा उसका सेंटर ऑफ मास, राइट. ओके, तो इसमें कुछ लिखना नहीं है, आपको सिंपल सा खाली समझना था. ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास इज एट मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस.
राइट। अब इसमें मज़ा आएगा आपको। एक लेमिना दिख रहा है आपको, मैं लेमिना थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ। इसका सेंटर ऑफ मास निकालो, कहाँ पे होगा? इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? चलिए बहुत ही सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो आप ये पूरे फिगर को ना आप जितना चाहो उतना सिंपल फॉर्म में डिवाइड कर लो। मैं डिवाइड कर रहा हूँ इस फिगर को। लेट्स से कि एक आपका वर्टिकल पट्टी है, लेट्स कॉल दिस इज अ वर्टिकल स्ट्रिप दैट इज कॉल्ड एज 1। इसको हम 1 ले लेते हैं, राइट। इसको मैंने ले लिया 1, राइट। और दूसरा मैं ये पार्ट ले रहा हूँ, लेट्स से दिस इज द पार्ट 2, ओके, ठीक है। चलिए तो मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब मैं ये फाइंड करूंगा पहले पार्ट का सेंटर कहाँ पर है, दूसरे पार्ट का सेंटर कहाँ पर है। तो पहला फिगर आप देख सकते हो रेक्टेंगुलर लेमिना है, तो उसका सेंटर कुछ मुझे ज़्यादा बोलना नहीं है, ये होगा इसका सेंटर, दैट इज R1। यू कैन कॉल दिस एज R1। विच पॉइंट इज दिस? यू कैन कॉल दिस पॉइंट एज R1। अब वापस सर्कल नहीं करना है, लेट्स कीप इट लाइक दिस पॉइंट इज R1। चलिए कितना होगा R1 का कोऑर्डिनेट बताओ, और उसका मास कितना होगा? सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव डिवाइड the lamina as shown in 2 parts, ओके। तो पहला पार्ट मैंने ये लिया है, उसका मास कितना होगा? तो देखो पहले पार्ट में 2 ब्लॉक आए हैं, एक ये भी है और एक ये भी है। पहले पार्ट के अंदर 2 ब्लॉक है, तो 2 ब्लॉक है तो उसका मास आप लिखोगे 2m। पहले पार्ट के अंदर 2 ब्लॉक्स है ना, तो उसका मास आप लिखोगे 2m। उसका सेंटर कहाँ पर है? R1 इज सेंटर ऑफ द लेमिना 1, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ध्यान से देखो तो इस सेंटर का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो इतना ही होगा, दिस इज द x कोऑर्डिनेट, होगा ना, दिख रहा है ना, सिंपल सी बात है, ये उसका x कोऑर्डिनेट होगा। चलो ये लेमिना में ये 20 पॉइंट है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो 10 होगा, तो ये उसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब 0.50, क्या होगा भाई? 0.50 होगा। मतलब ये जो आपका पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट है 0.5। कितना है भाई? उसका x कोऑर्डिनेट है 0.5। चलिए इसका y कोऑर्डिनेट कितना है? तो ये देखो क्या है भाई, पूरा ऊंचाई है आपका 0, 2, तो ये मिड पॉइंट है, तो ये रहेगा 0, 1। तो इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है ना वो क्या है? 1 है। तो आपके जो पहला फिगर आपने लिया है, उस पहले फिगर का जो x कंपोनेंट है सेंटर का, दैट इज 0.5, और उसका y कंपोनेंट जो है वो है 1। x कंपोनेंट है 0.5 और y कंपोनेंट कितना है? 1 है। तो ये आ गया मेरे पहले फिगर का सेंटर। अब दूसरे पे चलते हैं, यहाँ पे आ जाओ। तो दूसरा जो है M2, उसमें खाली एक ही ब्लॉक दिख रहा है, तो उसका मास खाली एक ही m लेंगे, दैट इज ओनली 1 ब्लॉक, एक ही ब्लॉक है ना। चलिए R2 क्या है? R2 है उसका सेंटर, सेंटर ऑफ फिगर 2। चलिए फिगर 2 का सेंटर ये रहा। देखिए इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा? तो देखो तो ये रहा सेंटर, कितना होगा भाई ये x कोऑर्डिनेट बताओ? ये ऑलरेडी 1 है, ये ऑलरेडी 1 है आपका, उसमें और आपको 0.5 जोड़ना पड़ेगा। सिंपल आप ट्राएंगे, आपको जो लेमिना दिया होगा उससे आप कोऑर्डिनेट बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। दिस इज 1 प्लस 0.5, तो इसका x कोऑर्डिनेट है भाई 1.5, x कोऑर्डिनेट है इसका 1.5, y कोऑर्डिनेट कितना है? तो ऊंचाई तो खाली इतनी ही है इस पॉइंट की, तो y कोऑर्डिनेट तो कितना दिख रहा है? पूरा इतना ऊंचाई कितना है? 1 का ऊंचाई है, राइट। इतना ऊंचाई कितना है? 1 का है, तो ये उसका आधा है, मतलब y कोऑर्डिनेट इज 0.5, y कोऑर्डिनेट इज 0.5। अब लेमिना देख के बहुत इजीली डिसाइड कर सकते हो कि सेंटर कहाँ पर है, ठीक है। चलिए अब आप सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगा दीजिए भाई। तो आप क्या लिखोगे भाई? आप डेफिनेटली लिखोगे सेंटर ऑफ मास RCM M1 R1, 2 पार्ट में डिवाइड किया है, M2 R2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। चलिए M1 आपका 2m मास था, उसका सेंटर ऑफ मास था 0.51 के ऊपर। M2 आपका एक ही मास था और उसका सेंटर था 1.5 के ऊपर। टोटल मास कर लो बच्चों M1 प्लस M2, M1 है आपका 2m और M2 है m, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे, पहले खाली x कोऑर्डिनेट है 2m इंटू 0.5, खाली x कोऑर्डिनेट 2m इंटू 0.5 दैट इज m, प्लस यहाँ पे m इंटू 1.5 दैट इज 1.5m। ये हो गया x कोऑर्डिनेट, इन दोनों का इंटू प्लस इन दोनों का इंटू। चलिए y कोऑर्डिनेट 2m इंटू 1 दैट इज 2m प्लस m इंटू 0.5 दैट इज 0.5m डिवाइड बाई 2m प्लस m इज 3m। चलिए कितना हो रहा है आपका x कोऑर्डिनेट बताओ? m प्लस 1.5 दैट इज 2.5m, 2m प्लस 0.5 दैट इज ऑल्सो 2.5m डिवाइड बाई 3m। m कॉमन एंड कैंसिल निकाल दो, आपका आंसर आएगा 2.5/3, 2.5/3 मीटर। इधर होगा उसका सेंटर ऑफ मास, ये लेमिना का।
सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस लेमिना इज एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, दैट इज 2.53. राइट, आप डायरेक्टली एज्यूम भी कर सकते थे, आप इसमें डायरेक्टली एज्यूम करने का काम भी कर सकते हो, राइट, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा सिमेट्रिक लग रहा है आपको देखने में, राइट. तो आप सीधा सीधा एजम्पशन से भी इसको सॉल्व कर सकते हो. देखो मैं कैसे करता, अगर मुझे एजम्पशन करना होता ना तो मैं सीधा ऐसा ही करता. आपका लेमिना इस तरह दिख रहा है ना, राइट, आई कैन सी इट इज़ वेरी सिमेट्रिक. ठीक है, चलिए. तो जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ ना, अगर ये पूरा स्क्वायर होता ना, अगर ये पूरा स्क्वायर होता तो उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आता, पूरा स्क्वायर होता तो. क्योंकि आपने एक पार्ट निकाल दिया तो इस तरफ मास कम हो गया, इस तरफ मास कम हो गया, आपने निकाल दिया तो आपका सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा इस तरफ फंस जाएगा. राइट, अब ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो तो ये आपका 1 था, 1 0, और ये भी आपका पॉइंट था 0 1, तो ये कोऑर्डिनेट थोड़ा थोड़ा नीचे लग रहा है इसका, तो ये आपका कुछ 0.8 के आजू बाजू होगा, और ये भी क्या होगा आपका 0.8 के आजू बाजू. देखो डायरेक्ट आपका आंसर आ गया, 2.5/3 इज 0.8. तो इस तरह से भी आप डायरेक्ट लॉजिक लगा के भी सोच सकते हो जब ऐसे क्वेश्चन आपको मिले तब. ओके, चलिए, आप होप कि आपको सेंटर ऑफ मास का टॉपिक समझ में आ गया है. इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब भी रिजिड बॉडी का डिस्कशन करेंगे सेंटर ऑफ मास हमेशा पिक्चर में रहने वाला है, राइट. क्योंकि जब मुझे पूरे बॉडी का, सपोज मान लो ये पूरा लेमिना मोशन कर रहा है, सो आई विल नॉट टॉक अबाउट द एंटायर लेमिना, आई विल जस्ट टॉक अबाउट द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट्स इट. राइट, दैट्स वाई दिस सेंटर ऑफ मास टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए तो भाई कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए. अगले पार्ट में मिलेंगे जहाँ पे सेंटर ऑफ मास के बारे में और थोड़ा डिस्कशन करेंगे और फिर जाएंगे रोटेशनल मोशन शक्तिमान के ऊपर.